Okay, then going to start from fourth point, Lewis base strength and charge of ligand. अभी मैं इसके पहले आपको क्या पढ़ा रही थी, एक बार इसको जल्दी से 1 मिनट में बताती हूँ। यहाँ से देखिए, इसका थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन किया जा रहा था चिलेशन का। ठीक है, सब कुछ चिलेशन बता चुकी हूँ। चिलेशन का थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेनेशन हो रहा है कि थर्मोडायनेमिकली चिलेशन रिएक्शन कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ये हो चुका था कल। उसके बाद चिलेशन प्रोसेस या फॉर्मेशन ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस को कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। जिसका पहला पॉइंट था साइज ऑफ द चिलेटिंग रिंग, ये बताया जा चुका है, जिसमें 5 मेंबर रिंग मोर स्टेबल होता है। 5 मेंबर रिंग अगर फॉर्मेशन होता है तो वो मेटल, वो कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा। दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स एंड नेचर ऑफ द मेटल आयन, कितने नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स हैं। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स हैं तो बट नेचुरल है कि वो मेटल को बहुत अच्छे से पैक किया होगा, मतलब घेर रखा होगा, जिसकी वजह से मेटल कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। थर्ड पॉइंट बताया था मैंने कल, रेजोनेंस इफेक्ट। अगर किसी चिलेशन प्रोसेस के बाद जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बन रहा है, अगर उसके रिंग फॉर्मेशन में, ये देखिए यहाँ पर दिखाया गया है स्ट्रक्चर में, अगर रेजोनेंस दिख रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर के थ्रू उस रिंग की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन हो रही है। इसका मतलब है कि उसकी स्टेबिलिटी, रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और जब रिंग की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो मेटल जो कॉम्प्लेक्स है, चिलेट कॉम्प्लेक्स, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। फोर्थ पॉइंट आज से बताना था। फोर्थ पॉइंट क्या है, लेविस बेस स्ट्रेंथ एंड चार्ज ऑफ लिगेंड। अब ये लेविस बेस स्ट्रेंथ, ये देखिए, ये एक अलग चीज है और चार्ज ऑफ लिगेंड अलग चीज है। कैल्विन एंड विल्सन स्टडीड द Cu+2 चिलेट कॉम्प्लेक्स and prove that stability of the chelate complexes increase with the increase of the basic character of the ligand. इन दोनों साइंटिस्ट ने जब Cu के चिलेट कॉम्प्लेक्स को स्टडी किया तो उन्होंने प्रूव किया कि स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो इंक्रीज करते हैं विद द इंक्रीज ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ द ligand. Moreover, it has also been observed that uncharged ligands like ethylene diamine or triethylene tetraamine form more stable complexes than the anionic ligand like oxalato or glycine. ये बड़ी सिंपल सी बात है, मैं हमेशा क्लास में इस चीज को डिस्कस करती हूँ कि जो जितना ही ज्यादा डिस्टर्ब रहेगा वो समझो कि उतना ही ज्यादा अनस्टेबल है ना। तो आपको अच्छे से पता है यहाँ पे क्या बात की जा रही है। यहाँ पे देखो, ये बात की जा रही है कि कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज ऑफ बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगैंड। और दूसरी बात यह है कि अगर अनचार्ज लिगैंड हो और चार्ज लिगैंड हो, दो तरह के लिगैंड हो, तो जो अनचार्ज लिगैंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, इन कंपैरिजन टू दैट, वो अनचार्ज लिगैंड के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू चार्ज्ड लिगैंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस, क्योंकि वो चार्ज होगा। चार्ज का मतलब क्या होगा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा, कोई भी चार्ज की बात कर रही हूँ मैं। तो चार्ज का मतलब कि अगर एनायन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो वो स्टेबल नहीं होगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप देखिए, निकल+2, यहाँ निकल+2, अब यहाँ एसीटेट आयन लिगैंड के फॉर्म में है, माइनस चार्ज के साथ है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है। तो अगर इसके और इसके बीच में कंपैरिजन किया जाता है तो ये देखा जाता है कि ये जो अनचार्ज लिगैंड के साथ जो बने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं और चार्ज वाले कम स्टेबल होते हैं।
अब बात आती है स्टेरिक हिंड्रेंस एंड स्ट्रेन ड्यू टू लार्ज लिगेंड्स। ये बात भी मैंने पहले बता रखी है, कुछ भी नई बात नहीं है। स्टेरिक हिंड्रेंस तो ज्यादा होगा तो कॉम्प्लेक्स कम स्टेबल होगा, और स्ट्रेन ड्यू टू लार्ज लिगेंड, बड़े बड़े लिगेंड हो, बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो अपने आप को जल्दी स्टेबल स्टेबल नहीं रख पाती हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो बड़े बड़े लिगेंड होंगे वो स्ट्रक्चर को, मेटल कॉम्प्लेक्स को डिस्टर्ब करेंगे, उनकी स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेन एप्लीकेशन ऑफ, अब ये सारी बातें हो गई कि कौन कौन सी चीजें मेटल चीलेट कॉम्प्लेक्स को इफेक्ट करेंगी। मोस्टली वही सारी चीजें थी जो मैंने सिंपल मेटल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ाया था, वही चीजें हैं चीलेट कॉम्प्लेक्स के बारे में भी। चीलेट और मेटल कॉम्प्लेक्सेस में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अगर सभी मेटल सभी चीलेट कॉम्प्लेक्सेस भी मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं, बट सभी मेटल कॉम्प्लेक्सेस चीलेट कॉम्प्लेक्सेस नहीं है। इस लाइन को समझने की जरूरत है, क्योंकि कोई अंतर नहीं है। अगर सारे लिगेंड मोनोडेंटेट हैं तो वो सिंपल मेटल कॉम्प्लेक्स ही होगा, और अगर वही बाईडेंटेट हो गए, ट्राईडेंटेट हो गए, हेक्साडेंटेट हो गए, तो वही चिलेशन का प्रोसेस कहा जाता है। जो मतलब सीधे एक हाथ से ना पकड़ा हो, कई हाथों से पकड़ा हो, कई एक ही मेटल से कई बॉन्डिंग की हो, तो चिलेशन होता है। इसलिए उनके कॉम्प्लेक्सेस के में जो फैक्टर्स होते हैं स्टेबिलिटी के, वो भी बहुत अंतर नहीं है, लगभग सेम है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मेन एप्लीकेशन ऑफ चिलेट्स, उनके क्या मेन एप्लीकेशंस हैं? कलर्ड चिलेट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन विथ aluminium +3, nickel +2, Mg +2 can be used to quantify these metals from their solutions। ये जो है ना, एल्यूमिनियम, निकल, मैग्नीशियम, इनके कॉम्प्लेक्स जो बनते हैं वो कलर्ड बनते हैं, और इनको इजीली क्वांटिफाई दीज मेटल्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। इनको इजीली हम क्वांटिफाई करना मतलब इनको, इनकी क्वांटिटी को निकाल पाते हैं। द हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव्ड बाय सिंथेसाइजिंग द वाटर सॉल्युबल चिलेट्स complexes of Mg+2 and calcium+2 and which otherwise undergoes precipitation reactions। हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव किया जा सकता है बाय द सिंथेसाइजिंग द वाटर सॉल्युबल चिलेट कॉम्प्लेक्सेज ऑफ Mg+2। क्या होता है भाई हार्डनेस ऑफ वाटर? क्या होता है? जब ये मैग्नीशियम, कैल्शियम मेटल्स बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें पानी में, तो उसका पानी हार्ड बोला जाता है। तो क्या करेंगे, ऐसी चीज को डाल देंगे पानी में जिससे उसका कॉम्प्लेक्स बन जाए इजीली। उस भारी भारी जो मेटल्स हैं उनका कॉम्प्लेक्स बन जाए। जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा तो वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा और वो फिल्टर में आराम से छन जाते हैं। तो फिर हमारा हार्ड पानी की हार्डनेस को हम कम कर पाते हैं। ओके, ये जो आर ओ जो चीजें लगती है, वाटर प्योरीफायर, इन सब में वही चीजें होती हैं। Some neutral chelate complexes are sparingly soluble in water but have high solubility in an organic solvent that can be used to purify metal in the organic phase। आपको मैंने सबसे पहले ही जब पढ़ाया था तो ये बात बताई थी कि मोस्टली जो चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजोल्व होते हैं। मोस्टली कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो वाटर में भी डिजोल्व होते हैं और वो यूज किए जाते हैं मेटल इन द ऑर्गेनिक फेज। वो, और अब ये ऑर्गेनिक फेज और वाटर फेज क्या है, मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्लास में ही बता पाऊंगी, या फिर वर्चुअल कभी प्रैक्टिकल क्लास होंगी तो उसमें समझा पाऊंगी कि किस तरीके से बाइनरी फेजेज होते हैं। बाइनरी फेजेज में रिएक्शंस होती हैं, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ बात की जा रही है। कुछ आधा रिएजेंट पानी में घुलता है और आधा रिएजेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में घुलता है, और दोनों चीजें डाली जाती हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी फेज। तो उसमें से मेटल को प्यूरिफाई करने के लिए इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस यूज किए जाते हैं जो कि न्यूट्रल चिलेट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। द चिलेटिंग एजेंट्स लाइक EDTA can be used to eliminate harmful radioactive metal from the body, forming their water soluble complexes। EDTA आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। जो EDTA इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट, 2 एमीन का ग्रुप है, 2 नाइट्रोजन है और 4 इसमें एसीटेट वाले ग्रुप हैं। वो
रेडियो एक्टिव मेटल को एलिमिनेट कर लेते हैं फ्रॉम द बॉडी। ये आपके जो बॉडी में जो रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी तरीके से जब कैंसर वैंसर या फिर ये स्कैन वगैरह में यूज होता है, जो बहुत ज़्यादा मैं मेडिकल बायोसेंसिंग में नहीं जाऊंगी अभी, क्योंकि जाऊंगी तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा वो। जब बायोसेंसिंग किसी आपके बॉडी में इस तरीके के मेटल्स को बायोसेंसिंग करनी होती है, तो उसमें इस तरीके की चीज़ें डाली जाती हैं जो आपके बॉडी में जो रेडियो एक्टिव मेटल्स या फिर हार्मफुल मेटल्स हैं, जो कैंसरस हैं या फिर किसी और बीमारी को बता रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उन मेटल्स को बाइंड कर लेता है, और बाइंड करने के बाद उनको रिमूव कर देता है। वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा वो। जब तो वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा, तो आप जब पानी पिएंगे तो वो उस पानी के साथ फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा आपके बॉडी से। इस तरीके से वो चीज़ें निकाल दी जाती हैं। चिलेटिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो एक्ट फूड प्रिजर्वेटिव्स बाई बाइंडिंग और sequestering metal like ions like iron or copper in certain food in order to prevent the metals from the oxidizing and speeding up spoilage। अब आप ये देख सकते हैं 4-5 पॉइंट में कि आपका जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है उनका कितना एप्लीकेशन है। मैंने पूरे पीएचडी वालों को फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर सबको इनवाइट किया हुआ है कि आप सभी लोग आके क्लास अटेंड करिए। अगर यहाँ पे पीएचडी वाले स्टूडेंट्स होते, सिर्फ एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है यहाँ पे, क्योंकि तो उनके लिए टॉपिक मिल रहा है यहाँ पर। आप देख सकते हैं वो एक आराम से, और आप लोग भी अपने दिमाग में आइडियाज ला सकते हैं कि हम चिलेशन करके, चिलेटिंग कॉम्प्लेक्सेस बना करके किस तरीके से उसको सोसाइटी और ह्यूमन के लिए हम बेनिफिशियल रिसर्च कर सकते हैं। देखिए कितने सारे पॉइंट्स हैं। ये एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। ओके, ये बायोसेंसिंग में यूज हो रहा है, ये वाटर प्यूरिफिकेशन में यूज हो रहा है। आप देख रहे हैं। चलिए, अब ये बात हो गई चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स की। अब मैं लास्ट टॉपिक आपके इस चैप्टर का पढ़ाने जा रही हूँ आज, डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स बाई pH एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। ये आप लोगों को बहुत बिल्कुल नई चीज लग रही होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट्स। फॉर्मेशन कांस्टेंट्स आपने पढ़ा है, मैंने स्टार्टिंग में आपको इस चैप्टर में पढ़ाया है कि व्हाट इज फॉर्मेशन कांस्टेंट। कुछ नहीं है, एक स्टेप से दूसरा जो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट बनता है, उस हर एक स्टेप में फॉर्मेशन कांस्टेंट होता है। ए से बी बना तो उसका उस ए से बी के बनने का जो प्रोसेस है, फॉर्मेशन है होने का जो प्रोसेस है, उसका जो कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, उसको फॉर्मेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय pHmetry and spectrophotometry, the stability constants for metal complexes can be calculated using various techniques, but the two of the most popular experimental methods are pHmetry and spectrophotometric analysis, owing to their simple setup and good accuracy। आपको पता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक आपके लेबोरेटरी में है, अपने डिपार्टमेंट में है, pHmetry भी है। तो दो तरीके से हम बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। pHmetric मेथड क्या होता है, जल्दी जल्दी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। द अल्टरेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, पीएच बताने की जरूरत मैं नहीं बताने जा रही हूँ, लेकिन आप लोगों को पता भी नहीं होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा जितने भी लोग जुड़े हैं इसमें। इसको नोट करते जाओ कुछ चीज़ों को, कि अगर मैडम नहीं बता रही हैं तो आपको पढ़ना है, इसका मतलब आपको यू हैव टू स्टडी अबाउट दिस। पीएच क्या होता है? पीएच हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को बताने का एक जरिया है। किसी भी चीज का आप पीएच बता रहे हो, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितना है। ओके, द अल्टरेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द स्टेबिलिटी कांस्टेंट। अल्टरेशन मतलब कि क्या हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन में क्या अल्टरेशन हो रहा है ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैन बी यूज टू, इसको यूज किया जा सकता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एक्चुअली H प्लस आयंस आर इन डायरेक्ट कंपटीशन विथ मेटल आयंस। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली होता क्या है, H प्लस आयन जो होता है वो डायरेक्ट कंपटीशन में होता है मेटल आयन के।
for the association with ligand species present in the solution. देखो आप रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है, उसमें H प्लस भी है और लिगेंड भी है, तो दोनों के बीच में कंपटीशन होता रहता है, एक निकलेगा दूसरा आएगा, दूसरा निकलेगा पहला आएगा, तो ये दोनों में कंपटीशन होता है, कौन ज्यादा ताकतवर है। अब आपको मैं ये एग्जांपल लेके बता रही हूँ। कंसीडर द लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन व्हिच a metal ion along with some weak acid is added to the ligand solution। एक ऐसा लिगैंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखी जा रही है जिसमें एक मेटल आयन along with some weak acid, मेटल आयन है सम वीक एसिड के साथ, मतलब वीक एसिड है, इज एडेड टू लिगैंड सोल्यूशन। लिगैंड का एक लिगैंड होगा, ऑर्गेनिक लिगैंड होगा कोई भी, उसमें उस सोल्यूशन में वीक एसिड डाल दिया गया। भाई एसिड को डालने का कारण क्या होता है, आप किसी भी रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड रिएक्शन कब करेगा, जब आप उसको कोई कंडीशन देंगे। भाई एक व्यक्ति आराम से शांति से बैठा हुआ है, वो बिना मतलब में क्यों किसी को परेशान करेगा, जब तक आप उसको परेशान नहीं करोगे वो शांति से बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप कुछ ऐसा माहौल क्रिएट करोगे, कुछ भी करोगे, तो वो उठेगा वहां से, और वो उठेगा तो कुछ तो करेगा। वही हाल रिएक्शन कंडीशन में होता है। एक कंपाउंड है, आराम से वो बैठा है, लेकिन आप उसको थोड़ा सा एसिडाइज कर दो, थोड़ा सा बेसिसिटी बढ़ा दो, तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कुछ ना कुछ तो करेगा, तो वो रिएक्शन करेगा। तो बस वही करता है। अब ये देखिए मेटल प्लस है, यहाँ लिगेंड है, मेटल के साथ L प्लस हो गया, मेटल L प्लस, KF क्या निकला। अब ये सब मैं अब नहीं बताने जा रही हूँ, पहले बता चुकी हूँ मैं। Ml प्लस L M माइनस, इस तरीके से फॉर्मेशन कांस्टेंट के लिए रिएक्शन लिखते हैं। अब H प्लस के लिए क्या देखते हैं, जैसे M प्लस है वैसे ही H प्लस है, ठीक है। M के भी पास पॉजिटिव चार्ज है, H के पास भी पॉजिटिव, वो उसके कंपटीशन में चलता है। अब मान लो HL बन गया, HL प्लस ये हो गया। अब आप देखिए, आगे देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। वेयर KF एंड KF जब मेटल के साथ रिएक्शन हो रही है, और K जब एसिड के साथ रिएक्शन हो रही है, मतलब H प्लस के साथ, फॉर्मेशन कांस्टेंट फॉर द मेटल कॉम्प्लेक्सेस एंड द एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट, ओके, रिस्पेक्टिवली। नाउ लेट Cm, Cl and CH as the molar concentration of the metal ion ligand and acid we have। अब Cm क्या है, Cl क्या है, CH क्या है। M for metal, L for ligand and H for H hydrogen। C for concentration, ये मेटल का कंसंट्रेशन है, ये लिगैंड का कंसंट्रेशन है, ये H का कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन की बात की जा रही है, तो अगर इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो CH क्या होगा, CH क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस प्लस कंसंट्रेशन ऑफ HL प्लस, ठीक है। इसी तरीके से Cl क्या होगा, L प्लस, L का कंसंट्रेशन Ml प्लस प्लस HL प्लस। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा रिएक्शन को, क्योंकि अगर CH की बात की जा रही है तो वो रिएक्शन इसके लिगेंड के सोल्यूशन में डाला हुआ है, जो एसिड है वो लिगेंड के सोल्यूशन में डाला हुआ है। उस समय इसका कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे, CH H प्लस है और HL से जुड़ गया है, वो है बस, बाकी कुछ नहीं है। लेकिन जब लिगेंड की इसकी बात कर रहे हैं, L प्लस पहले तो खुद का होगा लिगेंड का अपना, फिर M के साथ जुड़ा L, तब का कंसंट्रेशन होगा, फिर H के साथ जुड़ा तब का कंसंट्रेशन होगा। L तो सब में जुड़ा हुआ है। अच्छा, अब M की बात करते हैं, M क्या हुआ, M प्लस, पहले तो खुद का अपना कंसंट्रेशन हुआ, फिर कुछ M जुड़ा होगा लिगेंड के साथ, तो Ml प्लस। ये मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा, बहुत इजी इक्वेशन है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। The above three equations can be solved as follows from the equation 47। ये सभी तीनों इक्वेशन कैसे सॉल्व किए जाएंगे, अब यहाँ से देखो, M प्लस इक्वल टू क्या होगा, Cm माइनस, सिंपल सा है, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। The total ligand concentration can be calculated by using equation 44 and putting the value of HL plus from the equation 45 as follows। अब आप देखिए ये M प्लस निकाल लिया गया, अब L प्लस यहाँ से निकाला जा रहा है,
L प्लस यहाँ से निकाला जाएगा, तो आप इसको माइनस करेंगे, देखिए कैसे निकलता है। अब M, हाँ, जब L प्लस निकालेंगे तो CH मतलब H का कंसंट्रेशन माइनस H प्लस का कंसंट्रेशन अपॉन KAH प्लस, ये जो दोनों तीनों इक्वेशंस को मिला के जब आप एक साथ लिख के देखेंगे, आप बड़े ही इजीली ये लिगेंड के कंसंट्रेशन को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी आपकी स्लाइड नीचे ऊपर हो रही है इसलिए आप नहीं समझ पा रहे होंगे, हो सकता है, लेकिन आप तीनों चारों इक्वेशन को आप चाहिए तो फोटो ले सकते हैं इसकी और बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा। मैं पूरा टाइम दे रही हूँ 1 मिनट का, इसकी फोटो लीजिए और बैठ के आराम से इसको सॉल्व करिएगा, हो जाएगा सॉल्व, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, L इक्वल टू, अब आइए नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 45 फ्रॉम इक्वेशन 46। अब देखिए ये 45 इक्वेशन को 46 से माइनस कर दिया गया, इसको इसमें से माइनस कर दिया गया, इसको इसमें से, मतलब Cl माइनस CH, देखिए Cl माइनस CH प्लस H प्लस, ये माइनस करने के बाद Ml प्लस की वैल्यू इतनी निकलेगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ L फ्रॉम इक्वेशन 4, अब 49 से L की वैल्यू रखने के बाद ये इक्वेशन बन के आएगा। ये इक्वेशन आप लोग फोटो खींच लेंगे क्योंकि लिखेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप आराम से बैठ के सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से होगा। ओके, अभी आप बस समझ लीजिए कैसे कैसे करना है, बाकी इसमें सब लिखा हुआ है। Thus, using the values of ML and ML plus ML, देखिए सबका निकाला गया ना वहाँ पे वैल्यू, L की वैल्यू निकाली गई, ये M की वैल्यू निकाली गई और ये ML प्लस की वैल्यू निकाली गई फ्रॉम इक्वेशन 48, 49, 50 इन इक्वेशन 43। ठीक है, सब की वैल्यू अगर रख दी जाए 43 में, 43 मीन्स दिस इज ओके, अगर यहाँ वैल्यू रख दी जाए, वी वुड बी to calculate the formation constant by knowing CnCl, CHA and the concentration of H plus and which is generally given by the pH meter। ठीक है, अगर इन सब की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, ये जो इक्वेशन है 43, तो आप यहाँ से H प्लस की वैल्यू निकाल सकते हैं और वही H प्लस की जो वैल्यू निकलेगी, इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट द एक्यूरेसी ऑफ द formation constant is high if the value of Kf is within the range of 10 to the power 5 times than that of Ka। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको फिर से एक बार बोल रही हूँ और सुनिएगा। We would be to calculate the formation constant by knowing Cm, Cl, CHK and concentration of H plus and which is generally given by the pH meter। इन सब की वैल्यू रखने के बाद हम H प्लस की वैल्यू निकाल लेते हैं pH मीटर से। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया है कि एक्यूरेसी ऑफ द फॉर्मेशन कांस्टेंट इज हाई, फॉर्मेशन कांस्टेंट हाई होता है इफ द वैल्यू ऑफ Kf मतलब फॉर्मेशन कांस्टेंट इज विद इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 times than that of Ka। फॉर्मेशन कांस्टेंट मतलब ये जो रिएक्शन होगी M मेटल के साथ M और लिगेंड की, ये जो रिएक्शन होगी कितनी कब होगी, ये रिएक्शन तब ज़्यादा एक्यूरेट होगी जब इस रिएक्शन की का जो स्पीड है मतलब Ka है, ठीक है, ये जो Ka है जो एसोसिएशन कांस्टेंट है, एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू से जब ये फॉर्मेशन कांस्टेंट 10 to the power 5 टाइम्स मोर होगी वैल्यू, तब ये रिएक्शन फिजिबल होगी। मतलब H और M के बीच, हाइड्रोजन और मेटल के बीच जब कंपटीशन जो चल रहा है, इस कंपटीशन का डिफरेंस जब 10 to the power 5 टाइम्स मोर होगा तब ये फॉर्मेशन होगा मेटल के साथ लिगैंड के कॉम्प्लेक्स बनने का। कुल मिला के ये बात कहनी है
ओके, अगर नहीं समझ में आई होगी बात तो एक बार फिर से पहले पढ़ना, फिर मुझसे पूछना। कुछ भी नहीं है, पीएच मेट्री एक तरीका है। देखो, पीएच मेट्रिक मेथड एक तरीका है जो पीएच मीटर से नापा जाता है। और कैसे नापा जाता है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के थ्रू नापा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन नापने के लिए ये मशीन यूज की जाती है। सबका कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन बनाया जाता है। उसके बाद जब H प्लस की वैल्यू आ जाती है और वो जब KF और KA में जो डिफरेंस होता है 10⁵ टाइम्स मोर होता है, इसका मतलब कि वो फॉर्मेशन होगा, मतलब कि मेटल के साथ ही लिगैंड बाइंड होगा और चिलेशन होगा और चिलेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। बस इतनी बात समझानी थी मोटे तौर पे। और ये तो वो चीजें हैं जो बैकग्राउंड में चलती रहती हैं, जो आपको दिखती नहीं है। ये जो रिएक्शंस हैं आपको दिखती थोड़ी हैं कि ये क्या कंसंट्रेशन चाहिए, ये आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, ज्यादा आपको बहुत ज्यादा समझ में तब आएगा जब आप इसको इसको प्रैक्टिकली करोगे लैब में। अच्छा, अब स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड देख लो। कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड, the change in the absorbance during the complex formation can be defined out by stability constant very easily according to Beer-Lambert law। अब बहुत इजीली इसमें अभी जो प्रविंद्र जुड़े हैं पीएचडी से, उनको भी बहुत अच्छे से ये समझना चाहिए कि जब उन्होंने यूवी पढ़ा होगा, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये सेम वही चीज है, बहुत अंतर नहीं है। द चेंज इन एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस का जब चेंज देखते हैं यूवी यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू, तो उससे भी हम पता लगा सकते हैं कि ये हमारा कंपाउंड कितना स्टेबल होगा, कि फिजिबल होगा, ये बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब बनेगा तो कितने देर तक रहेगा स्टेबल। अब इसके पीछे इसकी पूरी थियरी है। A is the absorbance, L is the optical path length, psi is the molar extinction coefficient and C is the concentration of the solution। ये बियर लैम्बर्ट लॉ है, इन्हीं के लॉ के ऊपर पूरा यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टिका हुआ है। और 10 बाई मेजरिंग द एब्जॉर्बेंस, एब्जॉर्बेंस क्या होता है? एब्जॉर्बेंस सीधे सीधे ये बात समझो कि लाइट पड़ रही है किसी भी चीज के ऊपर, कुछ लाइट के कुछ रेज को वो अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है और बाकी को इमिट कर देती है। तो जो इमिट करती है वही उसका कलर दिखता है। जो एब्जॉर्ब कर ली वो तो एब्जॉर्ब हो गया उसके अंदर, जो इमिट कर रही है वो उसका कलर दिखता है। ओके, तो यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के थ्रू एब्जॉर्बेंस निकालते हैं, इसको उसने एब्जॉर्ब किया। कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन नोन एज द पाथ लेंथ नोन कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे देखो, सीधे रिएक्शन पे आके बात करते हैं। M प्लस एल, मेटल और लिगेंड मिला, KF है, ML बन गया। ओके, KF को क्या लिखेंगे? ML। इतना ये रिएक्शन लिखना तो सबको आ ही गया होगा। अब CM कंसंट्रेशन ऑफ मेटल के लिए क्या लिखेंगे? M। M प्लस ML, L के लिए L प्लस ML। ओके, now if we measure the absorbance of ML, complex at a known path length and molar absorption coefficient, its concentration can be given by using equation number 51। अगर आपको इन सब की वैल्यू पता हो, कंसंट्रेशन ऑफ ML पता हो, ठीक है, ये जो लेंथ हो, ये देखिए ये जो इक्वेशन है, एब्जॉर्बेंस हम निकाल सकते हैं, ये पाथ लेंथ है, ठीक है, ये पाथ लेंथ है, ये एप्सिलॉन इसकी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, C कंसंट्रेशन होता है। इन तीनों की वैल्यू पुट करके हम एब्जॉर्बेंस निकाल सकते हैं। एब्जॉर्बेंस निकालने के बाद क्या होता है भाई? पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 55 इन इक्वेशन नंबर 53 एंड 54 वी गेट इक्वेशन 55 की जो वैल्यू है, ये जो इक्वेशन 55 कहाँ गया, ये 55, इसकी जो वैल्यू है, इस वैल्यू को जब हम 53 और 54 में पुट करते हैं तो हम ये पा सकते हैं, ठीक है, एम और एल का कंसंट्रेशन।
इस तरीके से 56 और 57 के थ्रू। Here and now we can calculate the value of formation constant Kf by put the value of, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, Kf की वैल्यू निकाल सकते हैं, ml, m, l from equation 55, 56, 57 in equation 52, इन सब की वैल्यू रखते हुए हम ऊपर से Kf की वैल्यू निकाल सकते हैं। और जब Kf की वैल्यू निकाल लेंगे, the above method are successfully to be used to calculate the stability constant for the formation and following reaction। तो Kf क्या था, फाइनली Kf तो यही था ना, फॉर्मेशन कांस्टेंट। जितनी ज्यादा Kf की वैल्यू होगी उतनी ही ज्यादा वो रिएक्शन फिजिबल होगी, उतना ही ज्यादा वो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स, रिएक्शन के थ्रू मेटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या चिलेशन कॉम्प्लेक्स बनेगा। फेरिक आयन एंड थायोसाइनेट आयंस आर कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। इसको ध्यान से इस पैरे को सुनना। फेरिक आयन एंड थायोसाइनेट आयन आर कलरलेस इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर इस फेरिक आयन सॉल्यूशन को पानी में डालेंगे तो इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो कलरलेस होगा, बट देयर metal ligand equilibria generate instant blood red color and its lambda is about 1 nanometer। अगर इसको आप किसी लिगेंड के साथ बाइंड करते हैं, ये साइनेट, आइसोसाइनेट, ठीक है, अगर ये बाइंड हो जाता है तो ये रेड ब्लड कलर दे देता है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों दो चीजें हैं और दोनों को अलग अलग कहोगे तो दोनों एकदम कोई कलर नहीं है इनके अंदर, और ये दोनों जब बाइंड हो जाते हैं तो ब्लड रेड कलर देते हैं। और इनका कैसे पता चलता है, लैम्डा की वैल्यू 450 नैनोमीटर पे आती है, यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से निकालते हैं। We will have to measure the absorbance of IGMA complex prepared by dissolving Fe+3 ions in excess of NCS ligand so that all the ferric ions convert into the complex। अब ये देखो एग्जांपल, ये एक्वस साल्ट है इसका, फेरिक आयन का, ठीक है। अब ये रिप्लेस हो रहा है HCl से, तो ये जब इससे ये बन जाता है तो ये ब्लड रेड कलर हो जाता है। मेथड ऑफ, अच्छा, कन्वेंशनल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड था ये। अच्छा, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड में भी एक मेथड कन्वेंशनल है, दूसरा मेथड ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएशन, अच्छा, और जॉब्स मेथड। एक मेथड तो ये था कि आप इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल करके आप जान सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड देखते हैं। दिस मेथड इज द वेरिएशन ऑफ द स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड एंड इज वेरी यूजफुल इन डिटरमिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्सेस। दिस मेथड इज यूजुअली used when only one complex is formed under the given experimental conditions and the volume of the solution remains constant। Consider the metal ligand equilibrium। ये जरा एक लाइन इसको अच्छे से समझो, ये मेथड कब यूज किया जाता है, ये मेथड कब यूज किया जाता है, is used when only one complex is formed। Method of continuous variation और जॉब्स मेथड तब यूज किया जाता है जब केवल एक मेटल कॉम्प्लेक्स बन रहा हो गिवन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। एक जो कंडीशन दी गई है उसमें सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स बने। अब चलिए इक्विलिब्रिया की बात करते हैं। एम लिगेंड है, नंबर ऑफ लिगेंड KF, MLN KF, ये आप इक्वेशन लिखना तो जान ही गए हैं। मेटल आयन लिगेंड, ये इनका वो वेरिंग कंसंट्रेशन एज गिवन बिलो, 0 1 2 3 4, ये कंसंट्रेशन है, ठीक है। ये 10 9 8 7। अब देखो एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। प्रिपेयर 10 मेटल लिगेंड सॉल्यूशन विद वेरिंग कंसंट्रेशन एज गिवन बिलो। मेटल और लिगेंड का सॉल्यूशन बनाया जाता है इसमें, ठीक है, वेरी करके। मेटल आयन कंसंट्रेशन इसमें 0 होगा और लिगेंड प्लस होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है भाई, फिर एक मेटल आयन कर देंगे
सा रह गया है, फिनिश कर देते हैं। इस तरीके से वेरी करके इनका कंसंट्रेशन बनाते हैं। नाउ लेट Cm and Cl as the molar concentration for metal ion and ligand respectively. अब कंसंट्रेशन क्या होगा, पूरा कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का क्या होगा, Cn प्लस Cl, लिगेंड का कंसंट्रेशन प्लस मेटल का कंसंट्रेशन। अच्छा, x इक्वल टू क्या होगा, Cl अपॉन C। x क्या है, ये Cl अपॉन C, x क्या है। Now let Cm and Cl as the molar concentration of metal ion and ligand respectively we have, अगर x इक्वल टू Cl अपॉन C है then 1 माइनस x इक्वल टू Cm अपॉन C होगा, where C is a constant, C constant है, while x and 1 minus x are the mole fraction of ligand। मोल फ्रैक्शन समझ में आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ फॉर द लिगेंड। आप लोग यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस होंगे, आप लोग एक दिन मुझे और क्लास लेनी होगी क्योंकि मीटिंग 2 मिनट में फिनिश होने वाली है। मैं इसको अभी स्टॉप कर रही हूँ और एक दिन